नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आज बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी बंदूक और ग्रेनेड के साथ हुए गिरफ्तार। कल पुलिस पर कर दिया था ग्रेनेड से हमला। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। दूसरी, जहां रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। देश में तेजी के साथ बढ़ोतरी होंगी सैन्य कर्मियों की ताकत। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 90 देशों ने आखिरकार मोदी से लगाई गुहार। कहा, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाओ। बड़ी खबर निकल के आ रही है। रायसीना डायलॉग के बीच 90 देशों के प्रतिनिधियों ने रूस यूक्रेन युद्ध से पीएम मोदी से की अपील। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों बने राष्ट्रपति तो मुस्लिमों ने शुरू किया प्रदर्शन। छोड़े गए आंसू गैस के गोले, पत्थरबाजों पर हुई जमकर बरसी लाठियां। दोस्तों, भारत में ही यह समस्या नहीं है, फ्रांस में भी यह समस्या हो गई है। बताएंगे आखिर क्यों कर रहे हैं मुस्लिम प्रदर्शन। वहीं अगली अपडेट निकल के आई है जो दोस्तों, जहां सेना पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है चाइना, दूसरे स्थान पर है भारत। ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया को मिलाकर अकेले खर्च कर रहा है इतना ड्रैगन। बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। ट्विटर को पूरी तरीके से एलन मस्क ने खरीद लिया है। $3300 अरब रुपए में हुआ है ये पूरी डील, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच यरूशलेम हिंसा पर चिंता। भारत ने सभी धर्मस्थलों में यथास्थिति की अपील की। तनाव घटाने के प्रयासों की सराहना की है इजराइल की। तो एक एक करके आपको बताएंगे दोस्तों। यरूशलेम और इजराइल के बीच जो चल रहा है वो हम आपको बताएंगे। इस बीच श्रीलंका में सड़कों पर जन सैलाब उतरा है और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन श्रीलंका में भी लगातार जारी है। चीन में कोरोना से हाहाकार मच गया है। रशिया यूक्रेन जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो चुकी है। रूस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। आखिर कैसे संकेत मिले वो हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने किया था तालिबान पर भीषण हमला। अफगानिस्तान में तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज किया। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी बंदूक और ग्रेनेड के साथ हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मिली है। बारामूला के पट्टन इलाके में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े 2 आतंकियों को 2 पिस्तौल, गोला बारूद और 2 चीनी ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल इस संबंध में अभी कोई और डिटेल सामने नहीं आई है। वहीं पुलवामा जिले के पाहू इलाके में रविवार की शाम सुरक्षा बलों ने 1.5 घंटे की संक्षिप्त मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के डिप्टी कमांडेंट आरिफ हजार उर्फ रोहन समेत 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। इसी बीच आपको बता दें, 4 दिनों में 11 आतंकियों को ढेर किया गया। ये हमने आपको बताया कि 10 आतंकियों की हिट लिस्ट भी तैयार थी और ये पीएम मोदी के दौरे से पहले ताबड़तोड़ एक्शन दिखा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। मेक इन इंडिया में मिलेगा बढ़ावा। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए सोमवार कहा है कि आधुनिकीकरण अभियान के तहत सैन्य बलों को सैन्य उपकरण घरेलू उद्योगों में लेने होंगे और इसे उपकरणों का आयात अपवाद परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय भार को कम करने के एकीकृत समझौता बैंक गारंटी की आवश्यकता को खत्म करने का भी फैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि बोली सुरक्षा के रूप में बनाया राशि EMD भी 100 करोड़ रुपए से अधिक में अधिग्रहण मामलों की ली जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, बेसिकली मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक के लिए सभी प्रकार की खरीद, आधुनिकीकरण की सीमा आवश्यकताएं घरेलू स्तर पर पूरी की जाएंगी। और उन्हें कहा गया है कि रक्षा उपकरणों का आयात पूंजीगत अधिग्रहण के तहत उन्हें विदेशी उद्योगों से लेना सिर्फ अपवाद परिस्थिति में होगा। इसके लिए रक्षा मंत्री या रक्षा अधिग्रहण परिषद की विशेष तौर पर मंजूरी लेनी होगी। यानी आपको बता दें कि यहाँ पर रक्षा अधिग्रहण में जो है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए मेक इन इंडिया के तहत जो है वो आप निवेश कर सकते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। 90 देशों के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी से रशिया यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने की अपील। दरअसल दोस्तों, रायसीना डायलॉग हिल में यूक्रेन और रूस के बीच जंग में हल निकालने के बात की पर चर्चा की गई है। दरअसल आपको बता दें, इनमें 3 देशों ने, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, इनमें 3 दिन तक ये बैठक होने वाली। 90 देशों के प्रतिनिधि दोस्तों रायसीना हिल पर चर्चा चल रही है। और यूक्रेन के बैटल जोन में दोनों तरफ से बारूद का बंडर उठ रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार मिसाइलों की बमबारी वर्षा हो रही है। और इस बीच आपको बता दें, पूरी दुनिया भर के तमाम प्रतिनिधि आए हुए हैं भारत में और ये बैठक चल रही है। इस बैठक में रशिया यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा चल रही है। भारत ने कहा है कि रिश्ते मजबूत करने पर हमारा जोर होगा।
और यही कारण है कि भारत से रिश्ते जोर करने की बात कही है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है दुनिया के 90 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ खास करके हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी चाइना पर भी शिकंजा कसने की बात कही गई, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की दादागिरी पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ यूक्रेन में जो हो रहा है उसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया पे वो कैसा पड़ेगा, इस पर भी चर्चा की गई है। और जल्द से जल्द शांति बहाली की बात जो है पीएम मोदी के जरिए पूरे विश्व शांति की अपील की गई है। इनमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 50 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने एक साथ रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत के इन्वॉल्वमेंट यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है इस चीज़ को शांत कराएं, इस तरीके के जो है संकेत दिए गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की बम्पर जीत के बाद फिर से मुस्लिमों ने शुरू कर दिया प्रदर्शन। आंसू गैस भी छोड़े गए। जी हाँ, दरअसल फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर जीतने के बाद अब पेरिस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब विरोध कौन करेगा समझ लीजिए। अगर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा कष्ट किसको होगा ये भी आप समझ सकते हैं। अब इसी विचारधारा के मैक्रो साहब जीत चुके हैं तो उनका विरोध कौन करेगा। फ्रांस में ऐसा नहीं है कि फ्रांस में मुसलमान नहीं है, वहाँ पर भी मुसलमान है और वहाँ पर भी भारत जैसी ही समस्या है। वहाँ पर भी पत्थरबाज है, वहाँ पर भी कट्टर मौलाना है, वहाँ पर भी मस्जिदें हैं जहाँ से लाउडस्पीकर से देश तोड़ने की बात होती है और वहाँ पर भी मदरसे हैं जहाँ पर देश तोड़ने की बातें होती हैं। वो सब कुछ भारत में है, वो सब कुछ फ्रांस में है। फ्रांस में नए राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। हालांकि आपको बता दें पेरिस में इस प्रदर्शन को कुचलने की पूरी तैयारी पुलिस ने दिखी, जहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाठियाँ भी बरसाई गई। सोशल मीडिया पर एक मौजूद फुटेज जो है वो सामने भी आए। ट्विटर पर मौजूद तस्वीरें दिखती हैं कि पुलिस ने शहर के बीच एक जनता चौराहे के बीच विरोध प्रदर्शन करने वाले पर जुटे युवाओं की भीड़ को तितर बितर किया, लाठीचार्ज किया। माना जा रहा है कि ये लोग जो है मैक्रो का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो खास करके मैक्रो ने इसी मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी उसमें मस्जिदों के साथ साथ बुर्के को बैन के साथ साथ मुस्लिमों पर कई तरीके की बातें कही थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां पर 44 बिलियन डॉलर यानी 3300 अरब रुपए मेलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। लेकिन जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया। इनके लिए उन्होंने कंपनी को 44 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया था। आपको बता दें जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया। मस्क ये बात 2 हफ्ते पहले ही कह चुके थे कि ट्विटर में ज़बरदस्त क्षमता है जिसे वो अनलॉक करेंगे और वो लगातार फ्री स्पीच की वकालत भी कर रहे हैं। इसी डील पर सहमति बनने के बाद अब 21 बिलियन डॉलर को लेकर रहस्य गहराया है जिसके मस्क कैश देने की बात कह चुके हैं। सवाल यह है कि वो इतना कैश कहाँ से लाएंगे, यानी वो ट्रांजैक्शन के 21 बिलियन डॉलर के इक्विटी के हिस्से को कैसे कवर करेंगे जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ली है। इस बारे में वो गुरुवार को सार्वजनिक तौर पर भी बता चुके हैं। लेकिन अब भी एक रहस्य कि 21 बिलियन डॉलर कैश कैसे आएगा, क्योंकि कैश 21 बिलियन डॉलर देने की बात कही गई है और 44 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया गया है। यानी अब आपको बता दें तो करीब 16,500 करोड़ नहीं अरब, जी हाँ 1650 अरब रुपए जो है वो बाई हैंड देना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है ये अपने आप में, कहीं ना कहीं एक तरीके से 1600 अरब डॉलर जो है वो कैश दिया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, यरूशलेम हिंसा पर चिंता, भारत ने की सर्वे धर्मस्थलों में यथास्थिति की अपील, तनाव घटाने के प्रयासों की सराहना। भारत ने पवित्र रमजान माह में इजराइल के यरूशलेम व अन्य धार्मिक स्थलों पर हुई हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा है कि सभी धर्मस्थलों का सम्मान किया जाना चाहिए और वहां यथास्थिति कायम रखी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि जो भी कृत्य धर्मस्थलों की पवित्रता का उल्लंघन करते हैं, चाहे वो यरूशलेम, नाब्लस या कहीं और हो, की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। हम इजराइल, जॉर्डन, फलस्तीन प्राधिकरण तथा अन्य देशों द्वारा तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए किए गए प्रयासों के साथ हैं। और उन्होंने कहा कि धर्मस्थलों में तोड़फोड़, उपद्रव, अपवित्र किए जाने की घटना निंदनीय बताया है। हालांकि भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक तरीके से सर्वधर्म समभाव की ओर दिखाता है और यही कारण है कि उन्होंने ये बातें कही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, अच्छाई की सीमा होती है, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। जी हाँ, दरअसल रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 महीनों से जारी है। इस बीच सोमवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को बड़ा बयान दिया और उन्होंने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रखने की बात कही, लेकिन साथ ही तृतीय विश्व युद्ध के वास्तविक खतरे की चेतावनी भी डाली।
इसके साथ ही रशिया की समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए सर्गेई लावरोव ने शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन के नज़रियों को आलोचना करते हुए कहा है कि अच्छी इच्छा की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन अगर ये दोनों तरफ से बराबर नहीं हैं तो ये बातचीत की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है। सर्गेई लावरोव ने आगे कहा है कि हम यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ वार्ता जारी रहेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने ज़ेलेंस्की पर बातचीत का नाटक करने का भी आरोप लगा दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, चाइना में कोरोना, शंघाई में कोरोना, 24 घंटे में 51 और मौतें हुई हैं। दरअसल आपको बता दें, हालात चाइना में भी तेज़ी के साथ बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। कोविड-19 से सिचुएशन बेहद ख़राब होती चली जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर चाइना ने भले ही ये चाइनीज़ वायरस फैला दिया है पूरी दुनिया में, लेकिन अब इसका शिकार चाइना पूरी तरीके से हो रहा है। कोविड-19 की वजह से चाइना बेहद वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि कोरोना की हालत बेहद ख़राब होते हुए चाइना में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे अब तक 100 करोड़ बड़े पैमाने पर लोग जो है 2.5 से 5 करोड़ के बीच की आबादी जो है वो घरों में रहने को कैद है। यही कारण है कि मौत का आंकड़ा भी जो है वो चाइना में अब डराने लगा है। मौत पिछले 24 घंटे में 100 के करीब हो चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पाला उसी ने संयुक्त राष्ट्र में उनकी की शिकायत। दरअसल पाकिस्तान ने पिछले साल तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में लाने की अहम भूमिका अदा कर दी थी, लेकिन आज ही तालिबान की उनकी शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जा पहुंचा है। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांत में 16 अप्रैल को एयर स्ट्राइक की थी और इसी मुद्दे पर तालिबान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चला गया था। पाकिस्तान के खिलाफ औपचारिक शिकायत नसीर अहमद फैक ने दी है, जो अशरफ गनी के शासन का हिस्सा थे, लेकिन उनकी शिकायत का समर्थन तालिबान हक्कानी नेटवर्क और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी किया गया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान सेना के अटैक में 40 लोगों की मौत हुई है, जिसमें महिलाओं और बच्चे शामिल हैं। ऐसे में हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली हरकत कर रहा है और यही कारण है कि यूएन में तालिबान ने पाकिस्तान के इस कृत्य को जो है वो उठाया है अब सीधा चेतावनी दे दी है। एक और अपडेट लेते हैं। एलन मस्क अच्छे आदमी हैं, हम ट्विटर पर फिर भी नहीं लौटेंगे, ट्रंप ने बनाया कहाँ बनाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने विवादित ट्वीट्स के चलते प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। अब ट्विटर के नेतृत्व बदल दिया गया है और इसे सोशल मीडिया कंपनी को एलन मस्क ने खरीद लिया है। ऐसे में इस बात की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि क्या लीडरशिप बदलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी होगी। इस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही जवाब दिया है और इनका कहना है कि वो ट्विटर पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि एलन मस्क की ओर से ट्विटर को खरीदे जाने के बाद यदि उनके अकाउंट को बहाल किया जाता है तो भी वो वापसी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि अगले 7 दिनों में अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आएंगे और उन्होंने कहा है कि वो ट्रूथ सोशल के जरिए सोशल मीडिया पर रहेंगे। आपको बता दें, पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया था। एक और अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत ने बनाया गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, एक साथ लहराए गए 78,000 तिरंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत ने एक साथ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज लहराने का रिकॉर्ड बना डाला है। 23 अप्रैल 2022 को बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर स्थित दुलैर मैदान में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे झंडों के साथ लहराकर भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपने नाम दर्ज कर लिया है। मौका था जगदीशपुर के तत्कालीन राजा वीर कुंवर सिंह का अंग्रेजों के खिलाफ विजय प्राप्त करने का और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक माना जाता है और यह कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों के सामने बनाए गए इस रिकॉर्ड के लिए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की फिजिकल पहचान के लिए बैज पहनाए गए और पूरे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी। और यही कारण है केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की और 2047 में पूरी दुनिया हर क्षेत्र में भारत शीर्ष स्थान पर होगा। यानी 2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, शोभा यात्रा के खिलाफ उकसाया गया। लोग इतने आक्रामक थे कि गवाहों ने बताई आंखों देखी कहानी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा के नेतृत्व में बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों का एक समूह ने जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा पर एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट जारी किया है। इस समूह में कुछ दिन पहले हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया था। ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिक्स
इन बुद्धिजीवी और शिक्षाविदों का समूह की सदस्य श्रुति मिश्रा ने कहा कि गवाहों ने इन्हें बताया कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में हनुमान जयंती शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई और अगर हिंसा के मुख्य आरोपी ने तब भीड़ को उकसाया था जब मस्जिद के पास से गुजर रहे थे। मिश्रा ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि 16 अप्रैल को पथराव में शामिल लोग इतने आक्रामक थे कि उन्होंने मौके पर और मौजूद पुलिसकर्मियों को नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आई है और यही कारण है कि रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद अब इन दंगाइयों का इलाज प्रॉपर चलता रहेगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पुलिस ने 125 धार्मिक स्थलों और से लाउडस्पीकर उतरवाए और 17,000 जगहों पर आवाज़ें हुई कम। सीएम योगी ने कहा जहां लाउडस्पीकर की आवाज़ें तेज़ हैं उन लाउडस्पीकरों को पूरी तरीके से उतार दो और उसके बाद जो विरोध करो सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार दिए गए हैं या तो उनकी आवाज़ें धीमी कर दी गई हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुई है और ने कहा है कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजें और उनकी आवाज़ सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे। इसी बीच सरकार ने तेज़ आवाज़ में लाउडस्पीकर बजाने वाली रिपोर्ट्स मांगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज़ कम कर दी गई है। इसके अलावा शासन से तेज़ आवाज़ में लाउडस्पीकर बजाने वालों रिपोर्ट तलब किए गए हैं। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है कि अलविदा की नमाज और इससे पहले जो अन्य धर्मों में भी त्यौहार हुए हैं उनमें लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करने के लिए लगभग 37,000 धर्मगुरुओं से बात की गई है। ईद की तैयारियों के संबंध में प्रशांत कुमार ने बताया है कि अलविदा की नमाज रमज़ान महीने में आखिरी जुमा लगभग 31,000 जगहों पर होनी है और इसी के चलते पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरीके से मौजूद है, चुस्त दुरुस्त है। हम धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। 17,000 जगहों पर आवाज़ें कम कर दी गई हैं। लोग खुद ही लाउडस्पीकर उतरवा रहे हैं और जहां लाउडस्पीकर नहीं उतर रहा है मस्जिद लाउडस्पीकर उतारवाने के भी योगी जी ने आदेश दे दिए हैं। जहां पर तेज़ आवाज़ है उसके लाउडस्पीकर को तत्काल उतरवा दिया जाए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सीएम योगी के नाम से योगी हटाने की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। जी हाँ, अब ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनको देश में और कुछ काम नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने से योगी हटाओ, नरेंद्र मोदी के नाम से मोदी हटाओ। अब आप समझिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने नाम के साथ योगी शब्द का प्रयोग करने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल किए गए 1 लाख रुपए के हर्जाने के साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने याची को हर्जाने की राशि 6 सप्ताह में जमा करने के निर्देश दिए। ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया। हर्जाने की राशि विकलांग केंद्र को दी जाएगी। याचिका में कहा गया है कि ये बड़ी खबर निकल के आई है और याचिका में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि ये चीज़ें जो है ठीक नहीं है और इस तरीके से मामला ना हो। यही कारण है कि इस पर जुर्माना ठोक दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ एक और निकल के आ रही है, जहां पर बाल्टीमोर पोस्ट भारत में आतंकवाद फैला रहा पाकिस्तानी मदरसे। पाकिस्तानी सेना का आज भी देश की कश्मीर नीति पर नियंत्रण। दरअसल मदरसों के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ करीब 40,000 मदरसे हर साल बड़ी संख्या में आतंकी पैदा कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की कश्मीर नीति अब भी सेना के नियंत्रण में है। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई विशेषज्ञ आतंकवाद खत्म करने पर बात नहीं कर रहा। अमेरिकी थिंक टैंक बाल्टीमोर पोस्ट एग्जामिनर ने नई रिपोर्ट में दावा किया है। रिपोर्ट में नए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बयान को सेना को खुश करने के लिए दिया रटा हुआ बयान बताया और ने कहा कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं लेकिन स्थायी शांति कश्मीर विवाद के समाधान के बिना संभव नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है एक और, जहां पे आपको बता दें रशिया और जापान के बीच जो है वो दरार, लेकिन भारत तटस्थ रहा। भारत ने भारत के रास्ते नहीं भेजने दी मदद। जापान के सैन्य विमानों के जरिए यूक्रेन के शरणार्थियों को भारत के रास्ते मदद भेजने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने ठुकरा देने के बाद अब टोक्यो ने इसके लिए नया प्लान बनाया है। जापान सरकार ने मंगलवार को बताया कि जापानी सेना के विमान अब भारत की जगह संयुक्त अरब अमीरात के सामानों को लोड करेंगे। इन विमानों के जरिए यूक्रेन के शरणार्थियों को मदद भेजी जाएगी। इन्हीं जापान अब अप्रैल के अंतिम दिनों के बजाय मई के इन सामानों को भेज पाएगा। जापानी अखबार निक्केई के मुताबिक नए प्लान के मुताबिक अब जापान के ट्रांसपोर्ट विमान केवल यूएई के सप्लाई करेंगे। इससे पहले इसे भारत को किया जाना था। इससे पहले भारत ने इन विमानों को उतारने की अनुमति देने से इनकार